आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर इन्फ्लेशन हो, अगर महंगाई हो जाए तो उस केस में कंपनी की इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर क्या असर पड़ेगा और इन्फ्लेशन को किस तरह से डील करेंगे। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम इन्फ्लेशन के बारे में सीख चुके हैं, इन्फ्लेशन के बारे में जान चुके हैं कि इन्फ्लेशन एक ऐसा ट्रेंड है जो हमेशा रहता है और उस ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइसेस जो हैं चीज़ों की, गुड्स की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज करती हैं एक साल से दूसरे साल पे। जैसे कि लेट सपोज एक कंपनी है ABC कंपनी। हम एज्यूम करते हैं कि 2019 में ABC कंपनी ने लैपटॉप खरीदा जो कि कंपनी ने 12,000 रुपए का खरीदा, लेकिन अब 2020 में उसी लैपटॉप को कंपनी 15,000 रुपए में खरीद रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3,000 रुपए जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है पिछले साल से। तो प्राइस के इस इंक्रीज के ट्रेंड को हम इन्फ्लेशन कहते हैं और इसे महंगाई भी कहा जाता है। अगर इन्फ्लेशन के बारे में बात की जाए तो हमने दो तरह की इन्फ्लेशन देखी थी। एक थी जनरल इन्फ्लेशन और दूसरी थी हमारे पास स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। जनरल इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जो कि जनरली तमाम चीज़ों की प्राइस इंक्रीज करती है और इसका एक रेट होता है, लेट सपोज 5% पर तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, बेशक वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बेशक वो ग्रोसरी है या वो कुछ भी है, वो 5% से इंक्रीज हो गई है। लेकिन स्पेसिफिक रेट जो है उससे हमें ये पता चलता है कि लेट सपोज जो लैपटॉप की प्राइस इंक्रीज हुई है, स्पेसिफिक रेट में हम क्या कहते हैं कि कम जितने भी लैपटॉप्स हैं उन सब की प्राइस 10% से इंक्रीज हो गई है। तो जो सिर्फ एक स्पेसिफिकली एक चीज पर इन्फ्लेशन अप्लाई होगी उसे हम स्पेसिफिक इन्फ्लेशन कहते हैं, और जो तमाम चीजों पर एक रेट, जनरल रेट अप्लाई होगा उसे हम जनरल इन्फ्लेशन कहते हैं। और इस वीडियो में, इस प्रॉब्लम में हम स्पेसिफिक इन्फ्लेशन को डील करेंगे। तो अब चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम दी गई है जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है। कंपनी जो गिवन है वो है थंडर PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और साथ ही साथ हमें रिक्वायरमेंट में कहा जाता है कि कैलकुलेट करें वेदर थंडर PLC शुड प्रोड्यूस लाइटनिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबव, कि क्या कंपनी को लाइटनिंग प्रोड्यूस करनी चाहिए ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक या नहीं। तो इसके डिसीजन मेकिंग के लिए हम यहाँ से डेटा जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो डेटा हमें गिवन है थंडर PLC का। थंडर PLC हैज जस्ट डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट टू बी कॉल्ड द लाइटनिंग। अभी अभी थंडर लिमिटेड ने एक नई प्रोडक्ट प्रोड्यूस की है या डेवलप की है जिसे वो लाइटनिंग कहती है, एंड इज नाउ कंसीडरिंग वेदर टू पुट इनटू प्रोडक्शन। और वो कहती है कि अब उसने ये देखना है कि क्या कंपनी को ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी चाहिए या नहीं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। यहाँ पर तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। Cost incurred to date in development of lightning amount to 4,80,000 रुपीज। जो कॉस्ट इनकर हुई है अभी तक लाइटनिंग को डेवलप करने के लिए वो है 4,80,000 रुपए। इसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ लाइटनिंग विल रिक्वायर द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 2.4 मिलियन पेएबल इमीडिएटली। जो प्रोडक्शन लाइटनिंग की प्रोडक्शन है वो रिक्वायर करती है कि न्यू मशीनरी खरीदी जाए जिसकी कॉस्ट 2.4 मिलियन है और उसको हमने फौरन से पे भी करना है। द मशीनरी स्पेसिफिक टू द प्रोडक्शन ऑफ लाइटनिंग एंड विल बी ऑब्सोलीट एंड वैल्यूलेस व्हेन प्रोडक्शन सीजेस। ये मशीन सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग की प्रोडक्शन के लिए चलेगी और उसके बाद ये मशीन सीज हो जाएगी, ये यूजलेस हो जाएगी, इसका कोई काम नहीं रहेगा। द मशीनरी हैज द प्रोडक्शन लाइफ ऑफ 4 years एंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 30,000 यूनिट्स पर एनम। कंपनी की जो मशीनरी है जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाएगी उसकी 4 साल की जिंदगी है और उसकी कैपेसिटी 30,000 यूनिट्स पर एनम की है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट दी गई है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड दी गई है ईयर 1 पर। इन एडिशन फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एट ईयर 1 प्राइसेस, ईयर 1 की प्राइसेस पर जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्लूड करती है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी स्पेसिफिक टू दिस प्रोजेक्ट विल अमाउंट टू 800,000 पर एनम। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट
8 लाख रुपए है एक साल की, जिसमें इंक्लूड है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सेलिंग प्राइस ऑफ लाइटनिंग विल बी 80 पर यूनिट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। जो सेलिंग प्राइस है वो 80 है, डिमांड जो है वो 25,000 यूनिट्स है अगले 4 सालों के लिए। द रिटेल प्राइस इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 5% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। इसमें कहा जाता है रिटेल प्राइस इंडेक्स 5% पर एनम है, जो कि सेलिंग प्राइस पर लगेगा और सेम रेट पर वो इंक्रीज होगी हर साल। एनुअल इन्फ्लेशन रेट फॉर द प्रोडक्ट कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। यहाँ पे हर प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक रेट दिया गया है, तो इसका मतलब है कि ये स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है, जिनमें डायरेक्ट मटेरियल का 4%, लेबर का 10%, वेरिएबल ओवरहेड का 4% और फिक्स कॉस्ट का 5% है। साथ ही साथ द कंपनी हैज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन मनी टर्म्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 15%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 15% है और टैक्सेशन को हमने इग्नोर करना है। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल कॉस्ट एंड रेवेन्यू शुड बी एज्यूम टू अराइज एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जब तक कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक हमने इस रेवेन्यूज को हर साल के आखिर पर इंक्रीज करना है। तो यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर डेवलपमेंट कॉस्ट देखी जाए तो डेवलपमेंट कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर दी गई है, तो डेवलपमेंट कॉस्ट को हम कहेंगे कि ये जो है वो संक कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट इनकर टू डेट है, अभी तक ये कॉस्ट इनकर कर दी गई है। तो जितनी भी कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुकी होती है वो हमारी रेलिवेंट नहीं होती, बल्कि वो संक कॉस्ट कहलाती है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो संक कॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने अपनी कैश फ्लो को एडजस्ट करना है, और कैश फ्लो के लिए सबसे पहले यहाँ पर डेप्रिसिएशन गिवन है, जिसके लिए कहा जाता है कि 8 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन है जो कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट में एडेड है। तो हम सबसे पहले रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो उसको अलग कर लेंगे, उसके लिए हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर करेंगे, और डेप्रिसिएशन के लिए हम ये कहते हैं कि डेप्रिसिएशन कोई कैश फ्लो नहीं है, इसलिए उसको हमने फिक्स कॉस्ट में से एलिमिनेट करना है। अब अगर डेप्रिसिएशन को देखा जाए तो डेप्रिसिएशन हमारे पास किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट अवेलेबल है वो 2.4 मिलियन रुपीस की है और 4 इयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है। अगर हम 2.4 मिलियन को 4 ईयर से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाती है 600,000 रुपीस की कॉस्ट पर एनम। मतलब कि अब जो रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी कि 8 लाख जो है वो फिक्स कॉस्ट थी, जिसमें से 6 लाख रुपए डेप्रिसिएशन पर एनम है, तो जो रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 200,000 रुपीस की। तो ये हमने अपनी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लिया है। अब हमने देखना है कि ईयर 1 पे कैश फ्लोज कितने आएंगे। जितने कैश फ्लोज ईयर 1 पे आएंगे उन्हीं कैश फ्लोज को हमने ग्रो करके बाकी सालों पर भी चलाना है। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे, जिस टेबल में हम यूनिट्स मेंशन करेंगे, रुपीस, टोटल और इन्फ्लेशन रेट को मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू के लिए टोटल जो यूनिट्स हैं वो हैं 25,000, और रेवेन्यू जो है वो क्वेश्चन में अवेलेबल है कि 80 रुपीज पर यूनिट का रेवेन्यू लगेगा। तो यहाँ पे हमने 80 रुपीज पर यूनिट रेवेन्यू लिख देना है। उसके बाद हमने टोटल कर लेना है। टोटल के लिए हम यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीस के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मिलियन रुपीस का टोटल। और अब इस रेवेन्यू पे जो इन्फ्लेशन रेट लग रहा है वो स्पेसिफिकली यहाँ पर गिवन है, जो कि 5% है। तो हमने यहाँ पे इससे रिलेटेड इन्फ्लेशन रेट को भी मेंशन कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि पहले साल पे जो कैश फ्लो आई है वो 2 मिलियन रुपीस की है, और इसने हर साल 5% इन्फ्लेशन रेट पर ग्रो करना है। उसके बाद इसी तरह से हम डायरेक्ट मटेरियल की तरफ आ जाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल के लिए देखें तो जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगी। डिमांड हमें कहा जाता है कि वो 25,000 यूनिट्स ही रहेगी, हर साल वो सेम रहेगी। तो यहाँ पर यूनिट्स जो है डिमांडेड उनको हम नीचे ले आते हैं, उनको हम टोटल तमाम पर लगा देते हैं, और साथ ही साथ हम तमाम कॉस्ट को लिख देते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। तो कॉस्ट में हमारे पास डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवर कॉस्ट गिवन थी। सबके लिए यूनिट्स जो हैं वो 25,000 ही हैं। अब जो रेवेन्यू था वो हमने 80 रुपीज लिख दिया है। इसी तरह से अगर मटेरियल कॉस्ट की तरफ आए तो वो है 8, 12 और 12। मटेरियल कॉस्ट 8, लेबर कॉस्ट 12 और वेरिएबल कॉस्ट 12। हमने यहाँ से इस कॉस्ट को यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद हमने इसी तरह से टोटल कर लेना है यूनिट को रुपीस से मल्टीप्लाई करके, तो ये 200,000 आ जाएगा।
इसी तरह से हमने डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के लिए भी टोटल को कैलकुलेट कर लिया है। मजीद हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आती है। फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ जाएं तो वो हमने इस डेटा के थ्रू कैलकुलेट की थी, जो कि 200,000 रुपीस की रेलिवेंट फिक्स कॉस्ट थी। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट को भी मेंशन कर देना है। उसके बाद जैसे कि रेवेन्यू का स्पेसिफिक रेट दिया गया था 5%, इसी तरह से बाकी तमाम एलिमेंट्स का भी हमें स्पेसिफिक रेट गिवन है। हमने इस रेट को यहाँ से उठाकर अपने पास सोल्यूशन में लिख लेना है, ताकि हमें पता चल जाए कि कितना रेट किस पर अप्लाई होगा। तो यहाँ तक हमने इन्फ्लेशन रेट को लिख लिया है और कैश फ्लो एट ईयर 1 कैलकुलेट कर ली है, जो कि रेवेन्यू 2 मिलियन रुपीस का, डायरेक्ट मटेरियल 200,000 रुपीस का, डायरेक्ट लेबर 300,000 रुपीस, वेरिएबल ओवरहेड्स 300,000 रुपीस और फिक्स कॉस्ट 200,000 रुपीस की आ गई है। अब हमने मजीद क्या करना है, हमने ये देखना है कि क्या कंपनी को लाइटनिंग का प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए हम अपने कैश फ्लोज को इस इन्फ्लेशन रेट पर ग्रो करेंगे, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम लाइटनिंग के प्रोजेक्ट के लिए डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपने इन्फ्लेशन के इफेक्ट को यूज करते हुए।